स्वागत है आप लोगों का किरण पीसीएस क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट और 1853 के चार्टर एक्ट पर। लेकिन इससे पहले जो है हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो देखा था वह देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखा था। और फिर हम लोगों ने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पर एक्ट को देखा था। फिर 1813 के चार्टर एक्ट पर हमने चर्चा की थी। तो थोड़ा सा हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके मेन पॉइंट को। ऐसे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे जो कि पीसीएस एग्ज़ाम हो चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो, यह सबके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो हम लोगों ने देखा था, तो सबसे पहले किसको देखा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित होने वाला पहला अधिनियम था, पहला एक्ट था। वारेन हेस्टिंग्स का फर्स्ट गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग्स। और इसमें जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया और यह पद वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी। 4 सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण किया गया था। इसी में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और एलिजा इम्पे थे। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था, कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। और अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जो है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से दोहरा शासन स्टार्ट हुआ। दोहरा शासन एक व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख के लिए और एक राजनीतिक क्रियाकलापों के देखरेख के लिए। व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों की देखरेख के लिए तो दोहरा शासन इसके द्वारा शुरू हुआ। किसके द्वारा? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। और नेक्स्ट हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें इसका जो अधिकार पत्र को रेन्युअल किया गया। अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। सिर्फ चाय और चीन पर व्यापार का एकाधिकार मिला। और ईसाई धर्मों को भारत में प्रचार करने की, ईसाई धर्म का प्रचार की मांग को मान लिया गया। और भारतियों की शिक्षा पर 1 लाख का व्यय किया गया। तो इसको हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। और आज के क्लासेस में जो हम चर्चा करेंगे, तो आज के क्लासेस में हम चर्चा करेंगे किस पर चर्चा करेंगे आज के क्लासेस में? तो 1833 के चार्टर एक्ट पर चर्चा करेंगे।
तो इसको मिटाते हैं। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, और हम लोग आगे देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट को। तो 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, इसको हम राजलेख भी कहते हैं। राजलेख, चार्टर एक्ट को राजलेख भी कहते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट की सबसे जो पहली बात रही वह क्या बात रही? तो 1833 के चार्टर एक्ट के अधिकार पत्र को, यानी कंपनी के अधिकार पत्र को क्या किया गया? बढ़ाया गया। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ब्रिटिश संसद ने क्या किया, कि ब्रिटिश संसद ने देखा कि कंपनी का भारत के क्षेत्रों पर, मैक्सिमम क्षेत्रों पर विस्तार हो रहा है, जैसे मध्य भारत, उसके बाद महाराष्ट्र में, इंदौर में, ग्वालियर में। महाराष्ट्र विस्तार जो था, कंपनी का विस्तार जो था वह कहाँ तक हो चुका था? तो मध्य भारत, इंदौर हुआ, ग्वालियर हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तो यहाँ तक प्रसार हो चुका था। तो इसके विस्तार को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, किसके विस्तार को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या किया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1833 का एक्ट लाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1833 का एक्ट लाया गया, और इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। अब इसमें कौन कौन सा प्रोविज़न था? इसमें क्या क्या प्रोविज़न था 1833 के चार्टर एक्ट में? तो सबसे पहला प्रोविज़न जो था वह था कि इसके अधिकार पत्र को, इसके अधिकार यानी कंपनी के अधिकार पत्र को, EIC के अधिकार पत्र को, EIC के अधिकार पत्र को क्या किया गया? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, 20 ईयर्स के लिए बढ़ाया। उसके बाद फिर क्या किया? तो कंपनी का एकाधिकार जो है 1813 से 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो पुनः फिर 1833 किया, और फिर 1833 से कब तक रहेगा इसका अधिकार? तो 1853 यानी 1853 तक रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष तक के लिए बढ़ाया। और नंबर, इसको सेकेंड नंबर में हम करेंगे कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह समाप्त कर दिया गया व्यापारिक एकाधिकार को। यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट में इसको चाय और चीन पर व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन 1833 के एक्ट में इसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त। और नंबर 3 में इसको कौन सा अधिकार दिया गया? तो इसको प्रशासनिक व
राजनैतिक अधिकार दिए गए, राजनैतिक अधिकार दिए गए, प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए। तो प्रशासन का, क्योंकि इन्होंने देखा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि अब यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी है भारत में, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इसका व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया और केवल प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार जो है इसके पास रहने दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इस एक्ट के तहत और क्या किया गया। तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर, तो बंगाल का पहला गवर्नर जो था, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जो था वह क्लाइव था और अंतिम जो था वह वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था अंतिम? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था और अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। और अब जो है यही फर्स्ट गवर्नर ऑफ, अब यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद जो है वह किस में चेंज हो रहा है? तो गवर्नर जनरल का पद जो है, गवर्नर जनरल, अब बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब कहाँ का गवर्नर जनरल बना? तो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो 1833 के एक्ट के तहत यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो यह क्वेश्चन आया है कि अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो यहाँ ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिखेंगे क्योंकि कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और आगे भी इस क्वेश्चन को पूछने की काफ़ी संभावना बनती है। तो आप लोग इसको लिख लें क्वेश्चन को। अंतिम गवर्नर जनरल और क्लाइव ये फर्स्ट था और वारेन हेस्टिंग अंतिम था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से प्रोविज़न लाए गए। इसमें और क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद जो थी उसमें चौथे सदस्य के रूप में, कौन से सदस्य के रूप में? चौथे सदस्य के रूप में
चौथे सदस्य के रूप में विधि बनाने के लिए एक कानून विशेषज्ञ का प्रावधान किया गया। विधि विशेषज्ञ या कानून विशेषज्ञ का प्रावधान किया गया। तो 4 गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें चौथे सदस्य के रूप में विधि बनाने के लिए एक कानून विशेषज्ञ को बुलाया गया विधि बनाने के लिए, और साथ ही एक कानून को संहिताबद्ध करने के लिए करने का प्रयास किया गया। इसके लिए विधि आयोग का गठन किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कानून का संहिताबद्ध क्यों किया गया। क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मावलंबी के लोग रहते थे, और विभिन्न धर्मावलंबी के लोगों के लिए एक ही तरह का कानून और एक ही तरह का न्याय मिलने के लिए या दिलवाने के लिए क्या किया गया, तो कानून का संहिताबद्ध किया गया। और पहले विधि आयोग का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष कौन बना? लॉर्ड मैकाले, और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने। तो इसको भी नोट डाउन करना है कि पहला विधि आयोग का गठन जो है किस एक्ट में किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में। और अभी अगर पूछा जाए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद जो विधि आयोग बना, तो पहला विधि आयोग स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग का जो गठन किया गया, तो वह कब किया गया? 1955 में। और इसका अध्यक्ष कौन बना? तो एम शीतल बाड़ बना था। इसको आप लोग सिर्फ जानकारी के लिए लिख लें। इसको इस एक्ट से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी जानकारी के लिए इसको लिख सकते हैं, एम शीतल बाड़ था। उसके बाद क्या गया? उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में केंद्रीकरण का प्रारंभ किया गया। यहीं से भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यहीं से भारत में केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और कोई भी किसी भी धर्म का लोग हो, किसी भी धर्म का, किसी भी रंग का, किसी भी जाति का, किसी भी स्थान का, तो जब उसकी नियुक्ति होती थी तो उसमें भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। उसकी नियुक्ति में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, यानी धर्म, जाति, स्थान। और यही चीज़ हम वर्तमान में जो हमारा संविधान है, तो उसके आर्टिकल 15 में हम देखते हैं कि अवसर की समानता यानी राइट टू अपॉर्चुनिटी, इसमें अगर किसी को भी नियोजन का अवसर मिलेगा तो उसमें किसी भी धर्म, जाति
और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति और तो यही चीज़ हम किस एक्ट में देखते हैं? तो 1833 के चार्टर एक्ट में देखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माण का आंशिक संकेत जो है वह आंशिक संकेत हमें 1833 के अधिनियम में, चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। तो इतना आप लोग इसमें देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट में। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो समझने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और हम उसको सुधारने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। अब आते हैं हम लोग 1853 के चार्टर एक्ट पर। तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट में जैसे हम लोग देख रहे थे कि 1813 में 20 वर्ष के लिए रेन्यूअल किया गया था, फिर 1833 में भी 20 वर्ष के लिए रेन्यूअल किया गया था, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। यानी कहने का मतलब ये है कि 1853 के चार्टर एक्ट में कोई समय सीमा निर्धारित इसीलिए नहीं की गई कि कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश संसद जो है, वह कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर सकती है और वह इसको ब्रिटिश क्राउन के अधीन ट्रांसफर्ड कर सकती है। इसीलिए इन्होंने किसी भी प्रकार का समय सीमा निर्धारित नहीं किया। अब नंबर 2 है। नंबर 2 हम लोग देखेंगे कि विधि सदस्य जो था गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को पूरी तरह से मान्यता दी गई। यानी जिस प्रकार से अन्य 4 सदस्यों को पावर था, वही पावर किसको दिया गया? तो विधि सदस्यों को दिया गया। और एक और है इम्पोर्टेंट कि इसमें हम देखेंगे कि कंपनी में जो भर्ती की प्रणाली थी, कंपनी में उच्च पदों पर भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ किया गया। तो यानी कि कंपनी में उच्च पदों पर पहले क्या किया जाता था? 1833 में 1813 में
पहले नॉमिनेट किया जाता था, जिसको मन होता था वो उसको बनाता था और जिसको मन होता था, यानी कि योग्यता का ख्याल नहीं रखा जाता था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इसके लिए क्या किया गया कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया। तो इसको आप लोग देख करके आएंगे और अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ करके आएंगे और हम भी बताएंगे ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो उसमें हम लोग 1861, 1892 और 1909 के एक्ट पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार केंद्रीय विधान परिषद की नींव जो है वह हमारे देश में पड़ी और केंद्रीय विधान परिषद का वैसे विस्तार जो है, स्टार्ट जो है वह केंद्रीय विधान परिषद का यहीं से 1800 केंद्रीय विधान परिषद का प्रारंभ जो है या नींव जो है वह ये इसी एक्ट से पड़ चुकी थी और इसमें 6 अतिरिक्त जो है विधान पार्षद को भी अपॉइंट किया गया था, विधान पार्षद को भी अपॉइंट किया गया था। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोग इस पर को रिवीजन करके आएंगे और फिर अगर कहीं कोई आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर डालें और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।